अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास है MDH 646 का लेक्चर नंबर 7। तो इसमें हम मजीद आगे फर्दर पढ़ेंगे इम्प्लिसिट मेथड और क्रैंक निकलसन स्कीम। तो इसमें मजीद आगे क्या है, द अननोन वैल्यू ऑफ फंक्शन इन फुली एक्सप्लिसिट एंड फाइनाइट डिफरेंस स्कीम कैन बी एक्सेस इन टर्म्स ऑफ अननोन वैल्यूज ऑफ फंक्शन विच कैन डायरेक्टली इवेल्यूएटेड। ठीक है, तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि आपके पास जो एक्सप्लिसिट मेथड है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक ये टाइम है, इस टाइम का आपने बोल दिया के, और इससे एक अगला टाइम है, इसको आपने बोल दिया k+1। ठीक है, अगर आपके पास किसी भी के की वैल्यू मौजूद है, ठीक है, अगर आपके पास के टाइम के ऊपर वैल्यू मौजूद है, तो आप k+1 की अगर वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, तो ये आपके पास क्या चीज़ है, ये आपके पास एक्सप्लिसिट स्कीम है। ठीक है, तो अगर आप k+1 की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते, तो फिर आपके पास इम्प्लिसिट ये स्कीम बनेगी। मजीद आगे इसमें देखते हैं कि फुली इम्प्लिसिट मेथड क्या चीज़ है, कि द अननोन वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ ईच k पॉइंट इज फुली इम्प्लिसिट फिनाइट डिफरेंस स्कीम आर scattered between two time on both sides of difference operation. The value of unknown function can be determined on all grid point। तो तमाम ग्रिड पॉइंट के ऊपर ये फाइंड की जा सकती हैं, और नेक्स्ट के ऊपर हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। उसके बाद ये क्रैंक निकलसन स्कीम क्या है। इन क्रैंक निकलसन स्कीम वी नीड टू सॉल्व द coupled linear system at k and k+1 टाइम सेपरेटली ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो हम k टाइम के ऊपर वैल्यू निकालेंगे और k+1 टाइम के ऊपर वैल्यू निकालेंगे, दोनों की मुख्तलिफ टाइम के ऊपर। Since क्रैंक निकलसन स्कीम combined is fully implicit and explicit scheme, therefore spatial and time derivative both कंस्ट्रेंट अराउंड k+1/2। ठीक है, तो अगर हमने हमारे पास एक टाइम मौजूद है k, ये आपके पास k है, और यहाँ पे आपके पास है k+1। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे दरमियान में टाइम निकालना है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप k+1 को ऐड करें और डिवाइड कर दें 2 से, तो ये आप दरमियान वाले टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्रैंक निकलसन स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आइटरेटिव मेथड है। तो आइटरेटिव मेथड थोड़े से इजी हैं निस्बतन आपने अभी तक जो पढ़े। तो आइटरेटिव मेथड का यूज़ होने आपके लेक्चर नंबर 16, 17 और 18 में, लास्ट वाले लेक्चर में जाके इसका यूज़ होना है। लेकिन यहाँ पे जैसे इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो हम भी जैसे इसका इंट्रोडक्शन यूज़ करेंगे, स्टडी करेंगे, और आगे लास्ट वाले लेक्चर में जाके इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आइटरेटिव मेथड क्या कहता है, टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन which are in the form of स्पार्स मैट्रिक। तो यहाँ पे स्पार्स मैट्रिक का आपको बताना जरूरी है कि स्पार्स मैट्रिक क्या चीज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0। अगर आपके पास इस किस्म का एक मैट्रिक्स है जिसमें मोस्ट पॉइंट आपके पास जीरो हो रहे हैं, ठीक है, मोस्ट पॉइंट जहाँ पे आपके पास जीरो होंगे, तो आपके पास स्पार्स मैट्रिक्स होगा। ठीक है, स्पार्स मैट्रिक हमारे पास आ जाते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ आइटरेटिव मेथड वी फर्स्ट नीड द इनिशियल गेस टू स्टार्ट द आइटरेटिव प्रोसेस। अगर हमारे पास कोई भी हमने प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो हमारे पास इनिशियल गेस जिसको हम एक्स नॉट बोलते हैं। ठीक है, एक्स नॉट आपके पास मौजूद होगा, उसके ऊपर मजीद आप आइटरेशन अप्लाई करके आप नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपने क्या चाहिए होगा, हमें एक तो उसका इनिशियल गेस चाहिए होगा टू स्टार्ट द आइटरेटिव प्रोसेस। आइटरेटिव प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एक तो उसका इनिशियल गेस चाहिए होगा, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीटेड अनटिल अ सेटिस्फैक्टरी कन्वर्ज सॉल्यूशन आर अचीव। तो उसको मजीद आगे प्रोसेस करते हुए उस टाइम तक हम इसको जारी रखेंगे जब तक हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। Applying a certain predefined convergence criteria, the system of linear equation can be represented by following equation। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से डिनोट कर सकते हैं। इस इक्वेशन में आपके पास जो ए है ना, ए आपके पास स्पार्स मैट्रिक है, जो कि मैंने आपको बताया था। एक्स आपके पास वो अननोन्स वैल्यू हैं जो कि आपने निकाली हैं, और बी आपके पास नाउन्स वैल्यू हैं। ठीक है, अब देखिए ए आपके पास स्पार्स मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल 0 0 2 0 0 0। ठीक है, 4 0 0, यानी कि इसमें मैक्सिमम एलिमेंट आपके पास जीरो आ गए हैं। ठीक है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी ऐसे मैट्रिक्स के साथ, फॉर एग्जांपल एक्स वाई
ये आपके पास अननाउन है, और ये आपके पास इक्वल आ जाते हैं ऐसे मैट्रिक्स की जिसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे बी मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू आपको पता है। तो आप इसको जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल ऐसे मैट्रिक्स की लिखेंगे जिसकी आपको वैल्यू पता है, तो आप एक्स वाई जी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, वेयर ए इज नॉन सिंगुलर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये स्पर्स मैट्रिक है, बी आपके पास नाउन मैट्रिक्स है। तो वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, बाकी आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूँ, हो सकता है आपको ये क्लियरली अंडरस्टैंड ना हो रही हो, लेकिन जब इनकी एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में, तब जाके आपको ये चीज़ें क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएंगी। अभी हमने जो एक इक्वेशन पढ़ी है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसको मजीद हम डिनोट कर सकते हैं। ए आपके पास जो स्पार्स मैट्रिक्स है ना, ए को आप लिख लें डी प्लस एल प्लस यू। ठीक है, डी आपके पास डायगोनल मैट्रिक है। डायगोनल मैट्रिक आपके पास कैसे मैट्रिक होता है जिसमें आपके पास डायगोनल वाली एंट्री आपके पास 1 होती है। ठीक है, बाकी सारी आपके पास 0 होती हैं। ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक है। ठीक है, और उसके बाद एल आपके पास क्या चीज़ है, एल आपके पास लोअर मैट्रिक है। लोअर मैट्रिक होने का क्या मतलब है कि ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट है, इस ऊपर वाले सारे आपके पास 0 होंगे, इस नीचे वाले कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, मैंने इनको एक्स लिख दिया, तो ये आपके पास लोअर मैट्रिक है। इस तरह यू आपके पास क्या चाहिए, यू आपके पास अपर मैट्रिक्स है। अपर मैट्रिक्स मतलब इसकी डायगोनल वाली एलिमेंट 0 है, नीचे वाली भी 0 है, और ऊपर वाली कुछ भी हो सकती है। तो ये आपके पास अपर मैट्रिक बन गया। ठीक है, तो ए को आपके पास जो ए मैट्रिक्स है ना, उसको आप इस तरह भी लिख सकती हैं, डायगोनल मैट्रिक्स प्लस लोअर मैट्रिक्स प्लस अपर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको आइटरेटिव मेथड बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास इसके दो तीन तरीके हैं आइटरेटिव मेथड को सॉल्व करने के लिए। तो आइटरेटिव मेथड को सॉल्व करने के लिए आपके पास तीन तरीके हैं। ठीक है, तो तीन तरीके कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो आपके पास है जैकोबीज मेथड। ठीक है, पहला आपके पास कौन सा है, जैकोबीज मेथड। आपने ऑलरेडी इसको रीड किया होगा, लेकिन इसमें भी आगे आने वाले एग्जांपल में भी जैकोबीज मेथड का यूज़ होगा। नेक्स्ट आपके पास है गास गास सीडल मेथड। ठीक है, गास सीडल मेथड, और थर्ड आपके पास है, थर्ड यहाँ पे आपके पास मेथड है रिलैक्सेशन मेथड। रिलैक्सेशन मेथड सबसे आसान मेथड है, बाकी जैकोबीज भी आसान है, गास सीडल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये सारे आगे आके यूज़ होने हैं, वहाँ पे आपको इनकी सब की समझ आ जानी है। लेकिन ये तीन तरीके हैं आपको ये चीज़ होनी। तो सबसे पहले आपके पास आ गया है जैकोबीज मेथड। तो जैकोबीज मेथड में हम क्या करते हैं कि हम आपके पास जो मैट्रिक्स होता है ना, ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये मैट्रिक है। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स में हमने क्या किया, हमने पहले आपके पास यहाँ से हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने इसकी ट्रायंगल मैट्रिक्स यानी कि जो कि हमारे पास था वो बना लिया। नेक्स्ट अननोन्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया, x1 x2 अप टू xn, और ये हमने फॉरवर्ड वाली यहाँ पे वैल्यू यूज़ की है k+1 की। यहाँ पे हमने लोअर प्लस अपर, ठीक है, लोअर मैट्रिक्स ये हमने हमारे पास आ गया लोअर मैट्रिक्स, प्लस ये हमारे पास आ गया अपर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे फिर हमारे पास अननोन वैल्यूज के की फॉर्म में आ गई और इक्वल टू बी आ गई। ठीक है, जो बी हमने मैट्रिक्स पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मजीद इसने नीचे इसको लिख लिया है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर ले दूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। तो यहाँ पे देखें, ये आपके पास ये वाला जो था ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स था। ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स आ गया, ये आपके पास लोअर मैट्रिक्स आ गया, ये आपके पास अपर मैट्रिक्स, यानी कि दोनों को मिला के तो ये सारी इसने इक्वेशन लिखी है। ठीक है, डी इंटू एक्स, एक्स इंटू k+1 है। ठीक है, तो ये देखें k+1 ही है, प्लस लोअर प्लस अपर को मिला के ये सारा लिख लिया। ठीक है, इंटू एक्स मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई करके बी इक्वल कर दिए बी के। तो यहाँ से इस सारी इक्वेशन से, अगर इस सारी इक्वेशन से अगर आपके पास सारी वैल्यू हो तो आप x की पावर x इंटू k+1 की सारी वैल्यू, बाकी सारी टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएं तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक था आपके पास जिकोबीज मेथड और गास सीडल मेथड। अब हमारे पास नेक्स्ट है आपके पास
सॉरी वो जैकोबी मेथड था, गाज सीडल मेथड था। नेक्स्ट आपके पास मेथड है रिलैक्सेशन मेथड। ये आपके पास गाज सीडल मेथड लिखा हुआ है, सेम वैसे ही है जैसे जैकोबी मेथड है। अब आपके पास ये वाला है रिलैक्सेशन मेथड। तो रिलैक्सेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि आपके पास ये जो मैट्रिक्स होता है, ये सारा आपके पास वही इक्वेशन आ गई है। यहाँ आपके पास ओमेगा यहाँ पे डिफाइंड है, एक्सेलरेशन पैरामीटर जिसकी वैल्यू आप जीरो जब चूज करेंगे ना, तो ये आपके पास जैकोबीज मेथड की तरह बन जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही इक्वेशन बन जाना है। तो इसकी मजीद आगे दो टाइप्स हैं इसकी, जिसको हम सक्सेसिव मेथड और सक्सेसिव एक बोलते हैं, और दूसरी को हम बोलते हैं अंडर बोलते हैं, या इस किस्म का कोई लफ्ज़ बोलते हैं। वो आगे कोर्स में यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, तो उसको आपको रीड करने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद कन्वर्जेंस की जब बात होगी, कन्वर्जेंस ऑफ आइटरेटिव मेथड, तो कन्वर्जेंस की का क्या मतलब है कि इफ़ वी अप्लाई द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आइटरेटिव मेथड, तो अगर हम आइटरेटिव मेथड की स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज़ करें, जैसे यहाँ पे ये यूज़ हुई है, एक्स एन की पावर एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू आ जाएगा पी ऑफ एक्स एन प्लस क्यू। तो यहाँ पे आपके पास एन आपके पास नंबर ऑफ आइट्रेशन को शो करेगा। तो सपोज करें आपके पास ये आइट्रेटिव स्कीम है, जो कि एक्स एक्स आपने इक्वल कर दिया आर के। ठीक है, एक्स जब आपने आर की इक्वल पुट किया, तो ये सारी इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, एक्स की जगह आर पुट कर दिया, तो ये आपके पास बन गई पी, एक्स की जगह आर आ गया प्लस क्यू। ठीक है, ये वाली इक्वेशन बन गई। तो अब इक्वेशन आपके पास ये वाली इक्वेशन नंबर आ गई, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर टू, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर वन। तो इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन वन से जब सब्सट्रैक्ट किया, तो आपके पास क्या आ गया, एक्स एन प्लस वन माइनस आर इज इक्वल टू, आपके पास ये इस साइड पे आ जाएगा पी ऑफ आर प्लस क्यू माइनस पी एक्स एन ऑफ आर प्लस क्यू। ठीक है, तो यहाँ से सॉरी यहाँ से माइनस, ये लास्ट में माइनस आएगा, माइनस क्यू। तो ये क्यू क्यू से कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास बच गया पी ऑफ आर माइनस पी एक्स एन। यहाँ से अगर आप पी कॉमन लें, तो आपके पास बन जाएगा एक्स एन माइनस आर। तो ये आपके पास ये सारी इक्वेशन ये बन गई है। ठीक है, तो ये आपके पास आइटरेटिव मेथड है। उसके बाद कन्वर्जेंस की बात हो रही है, तो ये आपके पास जो एरर इसमें है ना, अगर आप एक्स एन की एन प्लस वन को अगर आप ई से डिनोट करें, एक्स की जगह आप ई लिखें, तो आपके पास एन प्लस वन आपके पास इक्वल आ जाएगा पी ई की पावर एन। ठीक है, माइनस आर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये एरर की फॉर्म में बन जाएगी। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने दोनों साइड पे मॉड अप्लाई कर दिया। बाकी सेम वही चीज़ है, जस्ट हमने मॉड अप्लाई की हुई है। ठीक है, तो जब मॉड अप्लाई किया, तो मॉड की कंडीशन के मुताबिक जब हम मॉड को सेपरेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, मॉड को सेपरेट किया है, पी ई पावर एन पे इकट्ठा मॉड है ना। तो जब मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मॉड में ए बी लिखा हुआ हो ना, ये अगर आप ए का मॉड अलहदा करेंगे और बी का मॉड आप जब अलहदा करेंगे, तो ये आपके पास लेस देन आर इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो ये लेस देन आर इक्वल टू का साइन आ गया। तो नेक्स्ट कहता था इटरेटिव स्कीम विल कन्वर्ज इफ द मैट्रिक्स पी सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी। तो अगर आपके पास ये पी जो है ना, आपके पास लेस देन वन हो, तो ये आपके पास आइटरेटिव मेथड जो है ये आपके पास कन्वर्ज करेगा। ठीक है, जब पी लेस देन वन होगा, तो इसका मतलब ई की पावर एन प्लस वन आपके पास लेस देन आ जाएगी ई की पावर एन के लिए फॉर ऑल एन। ये आपने याद रखना है कि कन्वर्जेंस के लिए ई की पावर एन प्लस वन आपके पास लेस देन और इक्वल टू होने चाहिए ई की पावर एन। तो ये आपके के लिए एस एम सी क्यू एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी इसकी मजीद समझ आपको जब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे लास्ट वाले लेक्चर में, तब आपको ये इसकी मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8, उसमें हम इसकी कुछ यूजफुल अप्रॉक्सीमेशन डिराइव करेंगे। उसके बाद इसकी एग्जांपल यहाँ पे लेक्चर नंबर 8 से स्टार्ट होने जा रही हैं। तो लेक्चर नंबर 8 से आगे आने वाले लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो हमने अभी तक मेथड पढ़े हैं उनका आगे यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो लेक्चर नंबर, अगर आपको यहाँ तक कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आपको आने वाले लेक्चर में अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कमेंट्स एक कर दिए करें। अल्लाह हाफिज़।